स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं, तो दिवाली को लेकर ये खुशखबरी सबके सामने है। लेकिन साथ ही साथ मिड डे प्राइम में हम बात करेंगे बिहार में हो रही चुनावी सरगर्मियों की भी, बताएंगे कैसे नक्सलवाद को खत्म करने की जो तारीख सरकार ने 2026 की तय की है उससे पहले ही ये हो सकता है, इसके संकेत स्पष्ट मिल रहे हैं। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव का रण हुआ तेज, नामांकन का दौर जारी। जदयू की पहली लिस्ट में 57 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, 4 महिला प्रत्याशियों को भी मिली जगह। बिहार विधानसभा चुनाव में धनबल के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग सख्त, निर्वाचन आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को जारी किए निर्देश, खर्च पर्यवेक्षक टीम मुस्तैद। अब दिल्ली एनसीआर में चला सकेंगे ग्रीन पटाखे, पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त अनुमति, तय जगहों पर ही होगी बिक्री। लाल आतंक का अंत, करीब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में इनामी नक्सली भूपति समेत 60 नक्सलियों ने डाले हथियार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में किया आत्मसमर्पण। और अमेरिका में शटडाउन पर अनिश्चितता हुई और गहरी, सेनेट ने रिपब्लिकन फंडिंग बिल को 8वीं बार किया खारिज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत बिहार के चुनावी रण की खबर से। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। इनमें मंत्री श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, महेश्वर हजारी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी के बेटे के चुनाव लड़ने की सूचना थी, लेकिन पार्टी ने फिर से मंत्री विजय चौधरी को ही उतारा है। 2020 में सबसे कम 12 वोटों से चुनाव जीते कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को फिर से हिलसा से टिकट दिया गया है। मंत्री महेश्वर हजारी के टिकट कटने की सूचना है और मीडिया में चल रही थी ये सूचना, लेकिन पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। कल्याणपुर से टिकट दिया है इन्हें। मंत्री रत्नेश सादा को भी सोनबरसा से टिकट मिल गया है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाजपा और जदयू दोनों 101 सीटों पर ही लड़ रही हैं, लेकिन 2020 के चुनाव की बात करें तो जदयू ने तब 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कम सीटों पर जदयू लड़ रही है, जिसमें से 57 सीटें ऐसी हैं जिनकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेश, लगातार इंतजार था कि भाई 3 ही दिन रह गए हैं, खासकर प्रथम चरण के अगर नामांकन की बात करें उसको लेकर, तो यही उम्मीद थी कि जल्द ही सूची जारी की जाएगी। तो जब सूची आ गई है, नाम आ गए हैं, ये कह सकते हैं कि ये जो इतने कयास लगाए जा रहे थे अब उनको विराम मिल जाएगा। देखिए, एनडीए में तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे पहले जारी किया गया था। उसके बाद बीजेपी ने भी कल अपने 71 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी थी। उसके बाद ये समझा जा रहा था कि कल देर रात जदयू जारी कर सकता है या फिर आज भी ये कयास थे कि आज जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसको जारी किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से आज कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट अगर हम देखेंगे तो ये इस लिस्ट में जो 4 बाहुबली हैं उनको टिकट जदयू ने दिया है, जिसमें अनंत सिंह भी शामिल है। अनंत सिंह ने कल नामांकन भी दाखिल कर दिया था। इसके अलावा 6 मंत्री हैं जो जदयू की इस लिस्ट में है, जिसमें महेश्वर हजारी, रत्नेश सदा, विजय चौधरी वगैरह शामिल है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 4 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चिराग पासवान के गृह जो
जिला है उसमें भी एक जदयू ने अपना एक कैंडिडेट उतारा है, और ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि दिखा रहा है कि किस तरीके से जो एनडीए है उसके अंदर जो सीट बंटवारा है वो बिल्कुल समझ बना करके की गई है, क्योंकि जदयू ने एलजेपीआर के इलाके में अपने कैंडिडेट को उतारा है। तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें 3 विधायकों के नाम कटे हुए दिख रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और चिराग पासवान ने सोनबरसा सीट पर इससे पहले दावा किया था। इसके अलावा अलौली सीट पे भी दावा किया था, राजगीर सीट पर दावा किया था, और इसके अलावा मधुरेश, अगर हम देखें तो जाहिर है कि जब जब सूची कोई बाहर आती है तब तब नजरें जाती हैं कि भाई कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्हें टिकट मिल गई है। खासकर जो मंत्री हैं अभी, क्या उनमें से भी कुछ एक की टिकट कटने की बात हो रही थी, लेकिन सूची दिखाती है कि सबको टिकट मिला है। लेकिन क्या इन 57 नामों में कोई ऐसा बड़ा नाम भी है जिसको देखकर लगता है कि इनकी टिकट कट गई है? क्योंकि देखें तो ऐसा कोई नाम दिख नहीं रहा, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कोई ऐसा बड़ा चेहरा, कोई बड़ा मंत्री, कोई बड़ा चेहरा, नाम जो आपको लगता है कि इनको लेकर कुछ फेरबदल, कुछ उठापटक दिखते हैं? नहीं, अभी तक जो लिस्ट है वो समान है। हालांकि 3 विधायकों के नाम कटे, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन विधायकों के जिनके नाम कटे हैं इनके बारे में पहले से चर्चा थी कि इनका नाम कट सकता है। महेश्वर हजारी को लेकर के भी ये चर्चा काफी तेज थी कि इस बार उनका टिकट कट सकता है, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से महेश्वर हजारी पे अपना जो भरोसा है वो जताया है। तो ये महत्वपूर्ण है। ओवरऑल में जो जेडीयू का जो सीट जो प्रत्याशियों को दिया है वो कमोबेश वही है जो पहले से जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। जी, संभावित नाम वही हैं जो सूची में भी अब हमें दिख भी रहे हैं। लेकिन मधुरेश, ये तो जाहिर है कि सब एनडीए में ये तो स्पष्ट हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। अब सूचियां भी बाहर आ ही रही हैं तो तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ये जो अंदर खाने खबरें भी आ रही हैं कि कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं फ्रेंडली फाइट की बात जो दरअसल महागठबंधन से सुनते आ रहे हैं कि वो भी संकेत कुछ मिल रहे हैं। मंत्रियों के बयानों को सुने कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दावेदार ज्यादा हैं सहयोगी दलों के। ऐसी कुछ खबरें आपके पास जिनको आप स्पष्ट करना चाहें? देखिए, एक काराकाट की सीट है जिसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है, और कल बीजेपी ने जो लिस्ट जारी किया उसमें पारंपरिक रूप से बीजेपी वहां से कैंडिडेट उतारती है, लेकिन वहां पर किसी कैंडिडेट का नाम अभी नहीं दिया गया है। आज जदयू की जो लिस्ट आई है उसमें भी काराकाट नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि जदयू जो है वो अपना दावा पेश कर रही है काराकाट की सीट पर, और वहां से कुशवाहा कैंडिडेट को उतारने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक दोनों ही पक्षों की तरफ से ये स्पष्ट नहीं हो पाया है इस सीट को लेकर के। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भी हो, आज से कल तक में इस सीट पे भी कैंडिडेट तो दोनों में से किसी पार्टी को उतारना होगा, क्योंकि जो आखिरी जो पहले चरण के मतदान का नामांकन है उसके लिए महज आज के बाद से 2 दिन बच जाएंगे। ऐसे में अगर कोई भी प्रत्याशी आप उतारते हैं तो उससे नामांकन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा, तो ये प्रत्याशी के लिए भी मुश्किल होगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट होंगे उन्हें भी वक्त कम मिलेगा बजाय दूसरे बिल्कुल, और इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि सीटें जल्दी स्पष्ट हो जानी चाहिए ताकि जो लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उनके बीच में असमंजस की स्थिति ना रहे। लेकिन हाँ, महुआ जैसे एक सीट भी है, कुशवाहा पहले दिल्ली आ चुके हैं इस पर चर्चा के लिए, लेकिन देखना होगा तस्वीर और कहां तक स्पष्ट आज हो पाती है। मधुरेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुक करेंगे अगली खबर का जो बिहार के चुनावों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि महागठबंधन की बात अब करना चाहेंगे। यहाँ पे भी घटक दलों में जो दावे वाली सीटें हैं इनकी संख्या को लेकर विवाद आज समाप्त हो जाएगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। सीटों की संख्या को लेकर विवाद राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में था, और कांग्रेस 60 के बदले 71 सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन अब वो 60 पर राजी हो गई है। भाकपा माले को 19 सीटें दी गई हैं, जबकि उसे 30 सीटें चाहिए थी। भाकपा और माकपा भी अधिक सीटों की मांग कर रही हैं। विकासशील इंसान पार्टी की बात करें तो अभी वे चुप्पी साधे हुए हैं। पहले के हिसाब में उनके लिए 18 सीटें रखी गई थी। वाम दलों की सीटें बढ़ी तो वीआईपी की सीटें कम हो जाएंगी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि विवाद के मुद्दे सुलझ गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि महागठबंधन आज सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। इससे पहले कांग्रेस की नाराजगी का सम्मान करते हुए राजद ने सोमवार रात जारी किए गए
सिंबल को वापस ले लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने भी सोमवार की रात 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से नाराजगी दर्ज कराई। कांग्रेस का कहना था कि अगर घटक दलों के बीच विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो सिंबल कैसे जारी किए गए। देर रात राजद ने उम्मीदवारों से सिंबल वापस ले लिए। राजद के अलावा भाकपा माले, भाकपा और माकपा ने भी कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए हैं। इनके सिंबल वापस नहीं लिए गए हैं और कांग्रेस और राजद के बीच तनाव चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम की क्या प्रस्तावना हो सकती है, इसको लेकर भी था। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक में ही इन पदों पर विचार किया जाएगा, लेकिन राजद की ओर से हम सब जानते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव का नाम लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कोई टकराव नहीं है। महागठबंधन एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है। और निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसी को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने राज्य पुलिस विभाग, राज्य आबकारी विभाग, आयकर विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीमा शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय सहित सभी एजेंसियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। 6 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही राज्य में कुल लगभग 34 करोड़ रुपए मूल्य की शराब, मादक पदार्थ, नकदी और मुफ्त बांटे जाने वाले सामान को जब्त किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए धनबल या अन्य प्रलोभनों का इस्तेमाल रोकने के लिए ही उड़न दस्ते, निगरानी टीम और वीडियो निगरानी टीम 24 घंटे सतर्क है। आयोग ने प्रवर्तन अधिकारियों से यह भी कहा है कि छानबीन के दौरान सुनिश्चित किया जाए कि आम नागरिक परेशान ना हो। आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सी विजिल ऐप के माध्यम से भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा ये कदम चुनाव की पारदर्शिता और स्वच्छता को बरकरार रखने तथा अनावश्यक खर्चे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ही उठाया गया है। और इस वक्त हमारे संवाददाता पटना से आलोक और दिल्ली से ऋषि जुड़ गए हैं और इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आलोक, आपके पास आती हूं क्योंकि देखा जाए तो जहां एक और हम एनडीए की बात अभी मधुरेश से कर ही रहे थे, लेकिन वहीं महागठबंधन की भी अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि खींचतान बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन वहीं मान मनोबल की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती नजर आ रही है। लेकिन किस तरह की हलचल वहां से दिख रही है आपको, खासकर तब जबकि हम जानते हैं प्रथम चरण के नामांकन का ही अब 3 दिन बाकी है, अगर आज के दिन को भी गिन लें तो? बिल्कुल सही कहा आपने। खासकर महागठबंधन की अगर हम बात करेंगे तो महागठबंधन में एक तरह से जीत कायम था और खासकर मुकेश सहनी को लेकर के था कि मुकेश सहनी जिन्होंने 61 सीटों का अपना सूची दिया था, उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को, लेकिन बाद में बात बनी है और 18 सीटें देने की बात हो रही है कि 18 सीटें मुकेश सहनी लड़ेंगे। और एक और बयान आया था माले के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कि दीपांकर भट्टाचार्य की इन मुकेश सहनी के साथ सम्मानजनक सीटें उनको दी जाए, सम्मानजनक समझौता किया जाए। तो इसको लेकर सीपीआई और सीपीएम जो और घटक दल हैं इनके, तो उन्होंने आलोचना की थी कि सीपीआई एमएल को ये चीज़ें प्रेस में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अब लगता है कि जब कल जो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, कांग्रेस चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें बहुत ही गहमा गंभीर रही और एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों ने कहा, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि खासकर राज्य के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं कि जिस तरीके से आरजेडी बार्गेनिंग कर रही है कि हम अकेले मैदान में लड़ेंगे और 243 विधानसभा सीटों की सूची मांग ली राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश अध्यक्ष से, और इन लोगों ने 243 सीटों की सूची उन्हें दे भी दी। लेकिन बाद में जैसे कि आपने अपने एंकर में बताया, इसको मैंने परसों से मैं बता रहा हूं कि लालू यादव ने सोमवार को रात कम से कम 40 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। लेकिन वही जब तेजस्वी यादव आए और कांग्रेस का जो दबाव हुआ, उसके बाद उनको तेजस्वी यादव ने सबसे सिंबल वापस लिया। तो एक उहापोह की स्थिति अभी भी है आरजेडी में और महागठबंधन में, क्योंकि जो भी दल है महागठबंधन में, क्योंकि समय काफी कम है, 17 तारीख को लास्ट
लास्ट तारीख है जी। और उस स्थिति में अभी उहापोह में है, क्योंकि अभी आरजेडी ने भी नहीं जारी किया है या महागठबंधन ने अपने सीटों की सूची जारी नहीं की है, तो इसलिए अभी महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनमें उहापोह की स्थिति है। और देखना है कि 2:30 बजे से लेकर के, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से हमारी बात हुई तो उनका कह रहा था कि 2:30 से 3:30 बजे के बीच उन महागठबंधन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें सीटों की सूची जारी की जाएगी। जी, सीटों की सूची जारी करना या मतलब सीट बंटवारे पर सहमति तो सिर्फ एक पक्ष है कुमार आलोक, लेकिन कौन किस सीट पर लड़ेगा ये भी एक दूसरा पक्ष है और ये समस्या और विकराल दिखती है इस बार, ना केवल एनडीए बल्कि महागठबंधन में भी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो फ्रेंडली फाइट के बैनर तहत ये लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कुछ ऐसी तस्वीर महागठबंधन में आपको लगता है कि ये भी मुखर होती दिखती है? बिल्कुल सही कहा आपने। सीट शेयरिंग तो एनडीए में भी हो गया, सीट शेयरिंग यहाँ भी होगा, लेकिन कौन से सीट पे कौन लड़ेगा इसको लेकर माथापच्ची जारी है। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट को लेकर के परेशान थे कि महुआ सीट एलजेपी को चला गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, कल जो मीडिया के हलकों में तैर रही थी, वो ये था कि सोनबरसा सीट समस्तीपुर में है या वहाँ से रत्नेश सदा अति पिछड़ों के नेता हैं और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो उनके बारे में बोला गया कि ये सीट लोजपा को चली गई। और उसके बाद से मीडिया में ये खबर तैरने लगी कि नीतीश कुमार नाराज है और रत्नेश सदा जो वर्तमान विधायक भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा सीट जो है लोजपा को चला गया। तो उसके बाद से तमाम जो मीडिया में कल से आप देख रही थी, सवेरे तक चला कि नीतीश कुमार नाराज हैं, जेडीयू अपना अलग कुनबा कर सकता है, लेकिन रत्नेश, आपने देखा कि जेडीयू का जो लिस्ट आया है उसमें रत्नेश सदा सोनबरसा से उम्मीदवार हैं। और वही उससे उलट यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी है, खासकर महागठबंधन की बात करें कि कांग्रेस जिन सीटों पर दावा कर रही है वहां पर आरजेडी दावा कर रही है, आरजेडी जिन सीटों पर दावा कर रही है वहां मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं। लेकिन संतोष की बात यह है कि लेफ्ट के जो सीपीआई एमएल है या सीपीआई और सीपीएम है, तो इन लोगों ने अपना जो उनके जो विनिंग कैंडिडेट है उनको पहले से ही सिमुल दे दिया है। लेकिन 6 सीटों पर भाकपा दे चुकी है और जाहिर है कुमार आलोक की ये खींचतान हमें अगले कुछ दिनों में दिखती रहेगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि आज दोपहर को महागठबंधन की ओर से तस्वीर स्पष्ट होने के संकेत है, तो रहेगा उसका इंतजार। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2025 में होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड और ओडिशा में होने वाले उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है, जिनमें जम्मू और कश्मीर के बडगाम से आगा सैयद मोहसिन, नगरोटा से देवयानी राणा, झारखंड के घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, ओडिशा के नुआपाड़ा से जय ढोलकिया और तेलंगाना के जुबली हिल से लंकाला दीपक रेड्डी को उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। और यहां पर मिर्जे प्राइम में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आज। बने रहे हमारे साथ। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद आइए बात कर लेते हैं ग्रीन पटाखों की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले को में बदलाव करते हुए ग्रीन क्रैकर्स को सशर्त अनुमति दी है। सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने कहा है कि दीपावली और दीपावली से एक दिन पहले सुबह 6 से 7 बजे तक और रात को 8 से 10 के बीच ग्रीन क्रैकर्स चलाए जा सकते हैं। नीरी और पेसो एजेंसी के द्वारा अधिकृत ग्रीन पटाखे और लाइसेंस धारक ही कुछ निश्चित स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार जांच दल गठित करके ये सुनिश्चित करेंगे कि ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में प्रतिबंधित पटाखे ना बेचे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और उनके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाए। कोर्ट ने सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वो 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता के आंकड़ों को कोर्ट को सौंपे।
सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बाद गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंधित पटाखों को गैर कानूनी तरीके से दिल्ली एनसीआर में बेचा जा रहा था, जिससे ग्रीन पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान होता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर दिया है एक और महत्वपूर्ण बयान और साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। मैं धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि दिल्ली के लोगों को पटाखे चलाने दिए जाएं और उसी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसको 100% मानेंगे। ये दिल्ली के लिए बड़ी दिवाली है, ये दिल्ली के लिए खुशियों वाली दीपावली है। 8 साल बाद आप पटाखे दिल्ली के लोग चला पाएं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और हमें पर्व का भी ध्यान रखना है। प्रभु राम जी की दीपावली खुशियों वाली दीपावली होगी, ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है। मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। तो ग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद अब दिल्ली वासी ग्रीन पटाखे जरूर इनका प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीन पटाखे जला सकते हैं और इसको लेकर दिल्ली वासियों ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। हर साल बच्चे बहुत बंदी दीपावली मनाते हैं, इस साल खुशियों से भरा त्योहार है। बच्चे बहुत खुश है। बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया है, बहुत बढ़िया लगा हमें। कई सालों से दिवाली सुनी हो रही थी, तो इस बार अच्छी दिवाली मनाई जाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारे भारतीयों का ये दिवाली पर्व ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में के लिए उन्होंने परमिशन दी है 3 दिन की। ये हम इसका स्वागत करते हैं और जल्दी बड़ी खुशी है। कई सालों से ये आदेश रुका हुआ था, उन्होंने दिया, हम दिवाली मनाएंगे, पटाखे खरीदेंगे। मैं एक तरफ से सही बोलूंगी क्योंकि सही भी है गलत भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर लोग लिमिट में यूज करते हैं तो सही है, अनलिमिटेड यूज करते हैं तो गलत है। मुझे लगता है कि सरकार ने छूट दिया 3 दिन बाद, तो इस पटाखों का उपयोग लिमिट करो, अनलिमिटेड मत करो। तो दिल्ली वासी अपने विचार रखते हुए अब ग्रीन पटाखे क्या हैं, बहुत से लोग इसके जहन में ये सवाल भी है कि आखिर क्यों इन्हें ग्रीन बोला जाता है। पटाखे तो पटाखे हैं। आपके सामने रखते हैं कि दरअसल ये हैं क्या ग्रीन पटाखे, क्योंकि इनका लक्ष्य एक ही है कि जो प्रदूषण हो वो कम से कम हो सके, इसीलिए ग्रीन पटाखे तैयार किए गए हैं। अब ये कम प्रदूषण कैसे करते हैं? हम जानते हैं कि पटाखों में रसायन होते हैं और ये जब जलते हैं तो रसायन से जहरीली गैसें निकलती हैं, नुकसान उससे होता है। तो जो ग्रीन पटाखे हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली प्लेट रखते हैं आपके सामने। जो ग्रीन पटाखे हैं उनमें हानिकारक रसायनों का प्रयोग कम होता है। कैसे? जैसे इसमें बेरियम होता है, नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, ये तमाम वो केमिकल्स हैं जिनका प्रयोग पटाखे बनाने में किया जाता है। लेकिन ग्रीन पटाखों में इनकी क्वांटिटी ये होते हैं लेकिन कम तादाद में होते हैं। उससे होता यह है कि जो हानिकारक गैसेस हैं उसमें 30 से 40% तक की कमी आ जाती है। यानी जब आप इन ग्रीन पटाखों को जलाते हैं तो उसमें से इवेपोरेशन होती है और जो हरित वाष्प होता है, जो निकलता है जल वाष्प, ये गैर हानिकारक होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। और इस जल वाष्प की वजह से ही क्या होता है कि इससे हवा को साफ रखने में मदद मिलती है और प्रदूषण भी कम हो पाता है। तो यही वजह है कि जब ये जल वाष्प छोड़ते हैं ये ग्रीन पटाखे तो उससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दरअसल एक और महत्वपूर्ण पहलू इनका यह भी होता है कि जो ग्रीन पटाखे होते हैं इनमें शोर कम होता है। ये जैसे मैंने आपको पहले कहा, हानिकारक गैसेस कम होती हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तमाम वो गैसेस हैं जो प्रदूषण को बढ़ाती हैं, कई गुना बढ़ा देती हैं, और इन ग्रीन पटाखों में इन्हीं की मात्रा बहुत कम होती है।
ग्रीन पटाखों में शोर बहुत कम होता है। देखिए, अगर सामान्य पटाखे आप जलाते हैं तो 160 डेसिबल तक का शोर हो सकता है, कान फटने लगते हैं। लेकिन जो ग्रीन पटाखे होते हैं इनमें शोर कम होता है, 110 से 125 डेसिबल तक का ही शोर इन ग्रीन पटाखों की वजह से। आप कह सकते हैं नॉइज पोल्यूशन की बात करें और एयर पोल्यूशन की बात करें तो अगर आप ये जलाते हैं तो इससे कम होता है। और ये वो पटाखे हैं जिन्हें CSIR की ही नीरी फाउंडेशन के द्वारा, जो पर्यावरण से जुड़े अनुसंधान करती हैं, उन्हीं के द्वारा ये एक नया फॉर्मुलेशन तैयार किया गया है जिसके पर आधारित होते हैं ये ग्रीन पटाखे। और आम पटाखों की तुलना में आप कह सकते हैं कि बेहतर विकल्प है, लेकिन इनसे भी गैसेस निकलती हैं, इनमें भी शोर होता है, इसलिए इन्हें बहुत सीमित तादाद में ही चलाया जाना चाहिए। आप ये सोचकर खुले तादाद में मत चलाएं कि ग्रीन पटाखे ही तो है, कोई नुकसान नहीं, नुकसान है लेकिन कम है। अब इसमें 3 तरह के प्रकार होते हैं, ग्रीन पटाखों में भी कैटेगरीज हैं। श्वास वो कहते हैं कि जिनमें बहुत बारीक पानी की बूंदें निकलती हैं और ये धूल को सोख लेती हैं। इसके अलावा अगली कैटेगरी होती है सफल की। जो सफल है उसमें एल्यूमिनियम बहुत कम मात्रा में होता है और यहाँ पे आवाज भी बहुत कम होती है। और थर्ड कैटेगरी होती है जो बेहतर मानी जाती है, वो है पोटेशियम नाइट्रेट या सल्फर। इसमें बिल्कुल नहीं होता है और इसमें धुआं भी बहुत कम निकलता है। तो अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं, सभी कैटेगरीज अलग अलग स्तर का प्रदूषण कम करती हैं या फिर करती हैं। अब आपके सामने ये सवाल भी आएगा कि हम आखिर पहचाने कैसे कि ग्रीन पटाखे ही हम खरीद रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो ग्रीन पटाखे हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है कि कुछ प्रमाणित विक्रेता ही हैं, हर दुकान पे आपको ये नहीं मिलेंगे। कुछ प्रमाणित सर्टिफाइड सेलर्स हैं जहां पर ये बिक्री हो रही है। आपको पता करना पड़ेगा कहां मिल रहे हैं ग्रीन पटाखे, और इनके ऊपर ग्रीन क्रैकर का लेबल भी लगा हुआ होगा। और साथ ही जो CSIR का जो सर्टिफिकेट है, एक मार्क होता है, वो मार्क भी आपको इस पर लगा हुआ जरूर मिलेगा जो दिखाएगा कि ये ग्रीन पटाखे ही है। लेकिन साथ ही अगर आप और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो बता देते हैं कि उन पे एक QR कोड भी लगा हुआ होगा। आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये ग्रीन पटाखे हैं या नहीं, अगर हैं तो कौन सी कैटेगरी के हैं, कितना प्रदूषण करते हैं इत्यादि। QR कोड स्कैन करके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की बड़ी खबर यही है कि दीपावली से पहले जो लोग पटाखे चलाना चाहते थे लेकिन साथ ही प्रदूषण कम करने की सोच भी सबके जहन में थी, तो उनके लिए एक अच्छी खबर यही है कि ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण निर्णय दे दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट को ही फॉलो करते हैं। विकास, एक बड़ी खबर आई है जिसका हम देख रहे हैं कि दिल्ली वासी भी स्वागत कर रहे हैं, राजनीतिक दलों ने भी इसका स्वागत ही किया है, लेकिन ये जो टाइम डिसाइड किया गया है, एक बार स्पष्टीकरण चाहेंगे आपसे, किस समय से किस समय तक होना चाहिए और कैसे नियंत्रित होगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी इसकी? मतलब देखिए 3 तारीखें इंपॉर्टेंट हैं। पहला सेल की, कोर्ट ने साफ किया है कि 18, 19, 20 इन्हीं 3 दिन ग्रीन क्रैकर्स मिलेंगे स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, जो कि जिला स्तर के प्रशासन को सुनिश्चित करना है कि कहाँ पर ये ग्रीन क्रैकर्स बेचे जाएंगे। हर दुकान पे नहीं होगा, हर मार्केट में नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये बिकेंगे। दूसरा है, कोर्ट ने कहा है कि दिवाली के दिन और दिवाली से एक दिन पहले सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 से 10 बजे, यानी कुल मिलाकर 3 घंटे, अगर सुबह शाम दोनों मिला दिया जाए तो 3 घंटे अनुमति दी गई है 2 दिनों के लिए कि आप ये ग्रीन क्रैकर्स चला सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट डेट है, कोर्ट ने ये कहा है कि जो दिल्ली NCR और इससे जुड़े हुए स्टेट्स हैं, वहाँ के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और CPC भी एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करे 14 से लेकर के 25 तारीख तक, ताकि ये भी सुनिश्चित हो कि कंट्रीब्यूशन क्रैकर्स का कितना होता है, क्योंकि इन जब 2 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा वो स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर दलील ये थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि बैन के बावजूद हमने देखा कि कोविड को छोड़ करके हर साल AQI कोई बहुत बेहतर नहीं रहा पटाखों पर बैन करने को लेकर के भी। दूसरी कोर्ट ने दलील ये भी, कोर्ट ने अपनी तरफ से ये बात कही कि जब हमने पूर्ण बैन लगा रखा था तो इलीगल तरीके से दिल्ली में पटाखे आ रहे हैं, और जब इलीगल तरीके से आ रहे हैं तो वो वही कन्वेंशनल पटाखे हैं, तो नुकसान ज्यादा है इस कंप्लीट बैन से, फायदे कम है। यही वजह है कि एक्सपेरिमेंटल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार 2 दिनों के लिए ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति दे दी है। अब जब डेटा आएगा तब और स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या वाकई में क्रैकर्स का कोई कंट्रीब्यूशन है दिल्ली NCR के पॉल्यूशन में, और है तो कितना है। तो 14 से 25 के बीच का जब AQI इंडेक्स डेटा आपके पास आएगा कोर्ट के पास, तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। जी विकास, ऐसे में जैसा कहा गया है कि सर्टिफाइड सेलर्स होंगे जो ये बेच सकते हैं, तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन भी दी गई होगी कोर्ट के द्वारा कि भाई इस चीज़ों को पब्लिश करिए, लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से खरीदा जाए, क्योंकि अमूमन एक संदेह की स्थिति तो रहती ही है कि खरीदते हैं लेकिन कहाँ से खरीदें। देखिए ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, खरीदार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये सुनिश्चित करे कि ये ग्रीन क्रैकर्स हैं।
ये सुनिश्चित करेंगी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, हर राज्य में जो अलग अलग जिला प्रशासन है वो ये सुनिश्चित करेगा कि जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उन्हीं पर सेल हो, ग्रीन क्रैकर्स की सेल हो। QR कोड के साथ ये ग्रीन क्रैकर्स आते हैं जिसमें ट्रैकिंग होता है कि इनको कब परमिशन मिली थी, क्या परमिशन है और ये कौन सा मैन्युफैक्चरर है जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है। तो ये QR कोड स्कैन करना, रीड करना, डेटा कलेक्ट करना, ये इन्हीं स्क्वाड्स का काम है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला प्रशासन उड़ाका दल बनाएंगे, जो जगह जगह पर जाके फ्लाइंग स्क्वाड सैंपल्स लेगा, चेक करेगा, कोई गड़बड़ी पाई गई तो न केवल कानूनी कार्रवाई होगी इन सेलर्स के ऊपर, बल्कि इनका जो लाइसेंस जो पैसों देता है, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट लाइसेंस देता है, वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये सुनिश्चित करना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्वाड्स को। जो खरीदार है वो भी देख सकते हैं कि QR कोड है या नहीं है, लेकिन प्रथम मुख्य तौर पर ये जिम्मेदारी ये सभी स्क्वाड की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है कि केवल ग्रीन क्रैकर्स की ही बिक्री। जी विकास, अमूमन हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष इस तरह की बातें सामने आती ही हैं, कोर्ट अदालत भी लोग पहुंचते हैं इस बात को लेकर कि पटाखे जलाएं ना जलाएं इत्यादि। क्या आज के निर्णय के बाद इस दिशा में कोई और भी ऐसे मामले हैं या कोर्ट के संज्ञान में ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर अभी चर्चा हो रही हो या होनी हो? देखिए, मामला भी कोर्ट में बना हुआ है। कोर्ट ने ये जो इस बार अलाउ किया है एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, खुद याचिकाकर्ता भी ये कह रहे थे कि आप इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही कम से कम इस बार अलाउ कीजिए, ताकि स्पष्ट भी हो कि वाकई में पटाखों का कंट्रीब्यूशन कितना है, ग्रीन क्रैकर से उससे कितना असर होगा, कितना कमी आएगी, कमी नहीं आएगी, क्या है जो डेटा आएगा पूरा, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में आगे भी सुनवाई जारी रखेगा और एक दीर्घकालिक नीति क्या होनी चाहिए वो बनेगी। लेकिन पिछले कई सालों से जो नतीजे आ रहे थे वो बहुत इंकरेजिंग नहीं थे कोर्ट के लिए भी। कोर्ट ने कहा कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ कोविड के समय में पॉल्यूशन में कमी आई है दिवाली के समय, और उस वक्त इसलिए था क्योंकि सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बंद थी, जो गाड़ियों का पॉल्यूशन था वो भी बंद था लॉकडाउन की वजह से। इसीलिए कोई स्पष्ट डेटा नहीं है जो ये साबित करता हो कि पटाखों पर पाबंदी लगाने से दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। तो ये आगे आने वाले दिनों में इशू ओपन है, कोर्ट इस पर लंबी सुनवाई आगे आने वाले दिनों में भी करेगा जब सारे आंकड़े कोर्ट के पास आप इस पर विकास आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और दिल्ली से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया है। अब इस ग्रैप 1 के तहत धूल नियंत्रण के लिए एंटी स्मॉग गन्स का प्रयोग किया जाएगा। सभी जो निर्माण कार्य है या ध्वस्तीकरण स्थल है वहां पर स्ट्रिक्ट डस्ट कंट्रोल के उपायों को लागू करना भी अनिवार्य होगा। 500 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स को स्वीकृत डस्ट मैनेजमेंट प्लान का पालन करना होगा। और इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य राजधानी के लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित हवा उपलब्ध कराना है। और ग्रैप 1 के तहत हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम कदम उठाए जाएंगे और ये अनिवार्य किया जा रहा है। कुछ चीजें हैं जो ग्रैप 1 के तहत एक्टिवेट हो जाती हैं और उनकी निगरानी भी की जाती है, और जिसका उद्देश्य यही है कि लोगों को स्वच्छ हवा मुहैया हो सके। ग्रैप 1 लागू किया गया है। अगले जो मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिन बहुत क्रूशियल हैं। मैं दिल्ली के लोगों का पहले तो धन्यवाद भी करता हूं। दिल्ली ने इस दशक के पूरे दशक के सबसे ज़्यादा साफ दिन देने में हम कामयाब हुए हैं। मानयोग रेखा गुप्ता जी की सरकार और दिल्ली के लोगों के सहयोग के कारण अभी ग्रैप 1 लगा है, जिसके हम कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। मकसद ये है कि दिल्ली के लोगों को साफ़ हवा मिले। दिल्ली के लोग साफ हवा में उन चीज़ों के ऊपर रोक लगानी जरूरी थी दिल्ली के लिए हवा को साफ रखने के लिए, जो इसलिए ग्रैप 1 को लगाया गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र, ग्रैप 1 को लागू कर दिया गया है, जाहिर है कि लक्ष्य यही है कि भाई प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इस पर नियंत्रण हो सके। आज प्रदूषण का क्या स्तर है और ये जो ग्रैप 1 के तहत कदम उठाए जा रहे हैं ये भी जमीन पर कितने दिख रहे हैं? देखिए ममता जी, जिस तरह से अक्टूबर से नवंबर तक अगर बात करें
जो दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है, इसमें जो है वायु जो गुणवत्ता सूचकांक है वो बढ़ जाता है। और अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 201 पे पहुंच चुका है, यानी कि जो ये पूरा मैं आपको वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है 201 से 300 तक जो खराब स्थिति में माना जाता है, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का जो 0 से 50 है वो अच्छा माना जाता है, 51 से 100 तक संतोषजनक होता है और 101 से 200 तक खराब और 201 से 300 तक बहुत खराब। तो यानी कि अभी खराब स्थिति में है, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है और दिल्ली सरकार ने इसको लेके एक ग्रैब की सब कमेटी बनाई है जो स्थिति का जायजा ले रही है और लगातार दिल्ली सरकार ने कुछ दिल्ली में पाबंदियां लगा दी है। मैं आपको बता दूं ममता जी, जिस तरह से पर्यावरण के जानकार जो है पॉल्यूशन के लिए पूरी तरह से व्हीकल्स से जो होने वाला उत्सर्जन है उसको मानते हैं, इसके अलावा जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं जिसमें इंजन की और जो वाहनों का जो पॉल्यूशन है वो जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा लगातार आपने देखा पिछले कई सालों से पड़ोसी राज्यों में खेती के बाद पराली को जलाने का एक प्रचलन था और वायु जो पॉल्यूशन को लेकर जिस तरह से मौसम बदल रहा है वो भी एक कारण माना जाता है। तो दिल्ली सरकार इस समय निगरानी कर रही है और मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली में जो है कूड़ा फेंकने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने साफ तौर से दिल्ली वासियों से अपील की है कि वो पेड़ लगाएं और हरियाली को बढ़ावा दें। इसके अलावा जिस तरह से अभी मेरे सहयोगी विकास बता रहे थे कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर निर्देश जारी किए, दिल्ली सरकार ने भी लोगों से आग्रह किया है कि वो पटाखों को जलाने से बचें, क्योंकि पटाखे जो है पर्यावरण के लिए बेहद ही खतरनाक होते हैं। तो पर्यावरण के अनुकूल ही अपने त्योहारों को मनाएं। चूंकि दिवाली का समय है, ये बात स्पष्ट है कि प्रदूषण पर अगर नियंत्रण लगाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। ऐसे में जो कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं या जो आह्वान किया जा रहा है, नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो उनका भी पालन करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। देश को नक्सल मुक्त बनाने का केंद्र सरकार का लक्ष्य साकार होता दिख रहा है और इसी दिशा में राज्य में नक्सलवादी आंदोलन को खत्म करने की दिशा में आज एक ठोस और निर्णायक कदम उठाया गया है। गढ़चिरौली में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भाकपा माओवादी पोलित ब्यूरो के सदस्य मल्लाजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपति समेत 61 नक्सलियों ने हथियार डाले और मुख्य धारा में शामिल हो गए। इन सभी नक्सलियों पर महाराष्ट्र सरकार ने 5 करोड़ 24 लाख रुपए का इनाम रखा था। गढ़चिरौली के इतिहास में ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों को संविधान की एक प्रति भी भेंट की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा नक्सल पीड़ितों के परिवारों को चेक वितरित किए गए। उग्र नक्सली भूपति ने सितंबर में हथियार डालने का आह्वान करते हुए एक पर्चा जारी किया था, जिसे छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में नक्सलियों का समर्थन प्राप्त था। इसे नक्सली आंदोलन को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश भर की राज्य सरकारों के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई के परिणाम स्वरूप ही नक्सली आंदोलन अब अपने अंतिम क्षणों में गिनती कर रहा है। सबने देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी, किस प्रकार से जो कबूल किया था वो उनको दिया। हमने समर्पित माओवादियों की शादियां लगाई, हमने उनको लॉयड स्टील जैसी कंपनी में नौकरी दी। आज 50-50 हजार रुपए की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे। तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है, महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है और इसलिए वो लोग यहाँ आए। तो एक बड़ी खबर है ये, खासकर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जिस तरह सरकार काम कर रही है उसी की सफलता को लेकर। और इस वक्त हमारे संवाददाता योगेश सीधे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार के द्वारा कदम उठाए जाते रहे हैं। हम ये भी देखते रहे हैं कि नक्सली कभी ना कभी समर्पण भी करते रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस क्रम में भूपति का समर्पण और उनके साथ 61 माओवादियों का समर्पण, और वो भी हथियार समेत, ये कितनी बड़ी खबर बन सकता है, खासकर तब जब हम नक्सलवाद के खात्मे को लेकर उस दिशा में कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए ममता, कोई भी लड़ाई या कोई भी संघर्ष, इस तरीके का जो भी आंदोलन है, उसकी जो रीड होती है, जो मेन क्रक्स होता है, वो बेसिकली मॉरल होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मनोबल होता है।
जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जो नक्सल के खिलाफ महाराष्ट्र में युद्ध लड़े गए हैं, उसकी कई अलग अलग स्तर रहे हैं। अगर आप देखें तो 1990 से जो C-64 की बार बार बात हो रही है, 1990 में जब KP रघुवंशी गढ़चिरौली के SP हुआ करते थे, तब उन्होंने ये लाया था और इसका मकसद ही ये था कि किस तरीके से जो कॉम्बैट फोर्सेज है, गुरिल्ला जो वारफेयर है, वो तो किया ही जाए। स्थानीय आदिवासियों को बहुत बड़ी संख्या में उनको बताया गया था, अवेयर किया गया था। इसके साथ में कम्युनिटी सर्विसेज भी शुरू की गई थी, जिसमें कि उनका अवेयरनेस किया गया था। अगर आप 1990 से अभी तक देखेंगे, जिस तरीके से अमित शाह ने, जो गृह मंत्री, जिन्होंने टारगेट रखा है कि मार्च 2026 तक 31 मार्च तक पूरे नक्सलिज्म को खत्म किया जाएगा, अगर आप उनकी रेखाओं पर देखेंगे तो इसके समानांतर कई सारी चीजें वो की गई। भूपति का जो सरेंडर है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किशन जी का, आपको याद होगा 2011 में जब पश्चिम बंगाल में किशन जी को मारा गया था, उस वक्त भूपति के भाई थे किशन, और साथ में जो आजादी दिन की 20 साल पहले जिसकी वो मुठभेड़ में हत्या हुई थी, वो भी इसका भाई है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पूरा का पूरा एक जनरेशन और पूरा का पूरा जो एक सेटअप था, उसमें ये सेटबैक लगा है। और जैसा कि आप कह भी रही थी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो भूपति ने जो सरेंडर किया है, बेसिकली जो अब तक जो सरेंडर हुआ है, अभी तक महाराष्ट्र की सिर्फ अगर बात करें तो 1544 वो गिरफ्तारियां हुई थी और 1400 समथिंग ये एनकाउंटर्स और फिर इस तरीके से सरेंडर अलग अलग फिगर वो हैं जो कि सरकारी फिगर्स हैं। ये जो सरेंडर है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सरेंडर में भूपति ने खुद भी कहा है कि जो परिस्थितियां उसने देखी, जो सरेंडर नक्सली ने किया है, जो नक्सली सरेंडर किए हैं, उनके साथ किस तरीके से राज्य का व्यवहार रहा, महाराष्ट्र का व्यवहार रहा, जो सुविधाएं उनको दी गई, जिस तरीके से उनको मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए गए, उससे वो प्रभावित हुआ। और साथ में जितने भी 60 उसके अलग जो नक्सली थे, वो भी इस बात से सहमत थे कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो कर रही है, जो कि पहल की जा रही है कि उनको वापस विस्थापित किस तरीके से उनको आश्रय दिया जाए, उससे वो प्रभावित थे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से जो कदम लिया गया, क्योंकि अगर आप देखें तो फरवरी में मुझे लगता है अमित शाह ने क्लियर कहा था कि किसी भी तरीके का नेगोशिएशन नहीं होगा। ये तब हुआ था जब बीजापुर में 31 नक्सलियों को मारा गया था, सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसमें सफलता हासिल की थी, तब इन्होंने कहा था कि नक्सली हथियार छोड़ दें। और उसके बाद जो रिसेंटली एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, उसमें अमित शाह ने यह भी कहा था कि किसी तरीके का सीज फायर वाला नैरेटिव वो इस वक्त बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये जो असर है अमित शाह का जो स्टेटमेंट है, ये इसका असर किया गया था पूरा नक्सल आंदोलन में कि सीज फायर का जो ट्रूस है वो यूज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आप देखें तो राज्य और केंद्र और साथ में जो सरकार की जो शक्ति रही, उसके आधार पर सफलता जी शिशिर, और क्योंकि सरकार का लगातार ये प्रयास है कि ये आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। और लगता है कि इस इतने बड़े स्तर के आत्मसमर्पण के बाद अब अन्य राज्यों के नक्सली भी आत्मसमर्पण करेंगे, इस बात की भी उम्मीद और पुख्ता हो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, हमें जानकारी देने के लिए। और अब बात एक दुखद हादसे की। मंगलवार को जैसलमेर से जोधपुर जा रही सवारियों से भरी निजी बस में आग लगने से 20 यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 19 यात्रियों की बस में ही जलकर मौत हो गई। आग के कारण काफी लोग झुलस गए। आपको बता दें कि जैसलमेर जा रही बस में 37 लोग सवार थे। वहीं पूरे मामले पर जोधपुर के डीएम गौरव अग्रवाल ने बताया कि हादसे की जांच जारी है। यहाँ पर टोटल 16 घायल आए थे और टोटल 19 बॉडीज यहाँ पर आई थी। तो बॉडीज का सैंपलिंग तो ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पर अब क्या है, उनके डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए पर डिसीज के 2 ब्लड रिलेटिव जो होते हैं उनके सैंपल यहाँ पर होने। तो जो जैसे जैसलमेर के हम लोगों ने कल प्रेस नोट रिलीज किया था, जैसलमेर वाले जैसलमेर में भी सैंपल दे सकते हैं। यहाँ वालों के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कॉटेज संख्या 4 और 5 के अंदर सैंपलिंग की व्यवस्था की है। अब तक 9 लोगों ने अपने सैंपल दिए। और इस मामले पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि आज देर शाम तक मृतकों की पहचान होने की संभावना है और कल तक मृतकों के शव परिजनों को दिए जा सकते हैं। बहुत ही दुखदायी घटना है। 19 लोगों की जो इस आतंकता में मृत्यु हुई है और हम लोगों ने यहाँ पे फिर रात में ही उन लोगों के जो सैंपल लिए थे वो सैंपल रात में ही तैयार करके FSL लैब में भिजवा दिए हैं। और यहाँ पे जो उनके परिजन आए थे उनमें 9 लोगों के परिजन थे और 10 लोगों के सैंपल लिए। एक के 2 परिजन आए थे, दोनों के लिए, बाकी के एक परिजन आए, उनका एक सैंपल लेकर के उनको भी हमने FSL लैब भिजवा दिया।
तो हादसे के बाद परिजनों की मृतकों की पहचान को लेकर प्रशासन सक्रिय। अगली खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय 16वें अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे और परिवहन प्रदर्शनी है। ये प्रदर्शनी 40,000 वर्ग मीटर में फैली है। इसमें 450 से अधिक प्रदर्शक और 20,000 से अधिक व्यवसायिक आगंतुक भी भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे, उन्नत प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को प्रदर्शित किया गया है, जो गतिशीलता के भविष्य को पुनः परिभाषित कर रही है। और इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे वर्तमान में कई उपकरणों का उत्पादन कर रहा है, जिनका हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में निर्यात भी किया गया। इसके अलावा रेलवे में 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की योजना है, जो रेलवे के विकास की गति को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। Recently, locomotives made in India have been exported to Africa, and there are many equipment which are manufactured in India and exported. We are investing about 2,56,000 crore rupees every year, and that kind of investment is necessary because we need to modernize railways at a very rapid pace. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है। निर्धनता अनुदान को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपए से दोगुना कर 8,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ये सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु के गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को आजीवन दी जाएगी। कक्षा 1 से स्नातक तक के 2 आश्रित बच्चों या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। ये प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। विवाह अनुदान को भी लाभार्थी के हिसाब से 50,000 रुपए प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ये दर पूर्व सैनिक के अधिकतम 2 पुत्रियों और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी लागू है, जो इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुए विवाहों के लिए लागू है। संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 के बाद जमा किए गए आवेदनों पर ही लागू होगी, जिसका वार्षिक वित्तीय भार लगभग 257 करोड़ रुपए होगा, जिसे AFFDF से वहन किया जाएगा। इन योजनाओं का वित्त पोषण रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष का ही एक उप समूह है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक के दौरे पर हैं। उन्होंने कर्नाटक के हम्पी में ऐतिहासिक विरूपाक्ष मंदिर में पूजा अर्चना की। ये उनकी मंदिर की पहली यात्रा थी। भगवान विरूपाक्ष भगवान शिव के ही रूप हैं। ये मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। साथ ही अपने अद्भुत वास्तुकला और 7वीं शताब्दी से समृद्ध इतिहास के लिए भी ये प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश की करोड़ों माताओं और बहनों को दीपावली का तोहफा देते हुए 2 मुफ्त LPG रीफिल सिलेंडर्स आवंटित किए। इस योजना का लाभ यूपी की 1,86,00,000 महिलाओं को मिलेगा। साल 2025-26 में योजना को लागू करने के लिए योगी सरकार की ओर से 1,500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। राशि का 2 चरणों में वितरण होगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पैसे इस योजना से बचेंगे, उसे लोग दिवाली के त्योहार को और बेहतर तरीके से मना सकेंगे। और अब रुक कर लेते हैं खेल जगत की खबरों का, जिन्हें लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव। जी गौरव, तो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं आज खेल जगत की? शुक्रिया ममता। और खेल जगत की खबर की शुरुआत करेंगे महिला क्रिकेट विश्व कप की खबरों के साथ, जहां पर महिला वनडे विश्व कप में आज इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान के साथ होगा। मौजूदा टूर्नामेंट में इंग्लैंड अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की महिला टीम 8वें पायदान पर काबिज है। पाकिस्तान को अब तक 3 मैच टीम ने खेले हैं, जिसमें उसे तीनों में ही हार मिली है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है।
वहीं श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच महिला वनडे विश्व कप का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था और 50 ओवर में 6 विकेट पर 258 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की पारी शुरू होने से पहले ही बारिश की भेंट चढ़ गई, जिसके बाद मैच को बेनतीजा समाप्त करना पड़ा। मैच बेनतीजा रहने से श्रीलंका और न्यूजीलैंड को अंक बांटने पर मजबूर होना पड़ा। यह इस विश्व कप में दूसरी बार है जब श्रीलंका को बारिश के चलते अंक बांटना पड़ा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची टीम। भारतीय खिलाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। गौरतलब है कि महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय महिला टीम को अपना अगला मुकाबला अब इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को इंदौर में खेलना है। फिलहाल टीम इंडिया 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर काबिज है। क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां सुल्तान जोहर कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया मुकाबला 3-3 के स्कोर के साथ बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले में भारत ने तीसरे और अंतिम क्वार्टर में महत्वपूर्ण गोल दागकर मैच में बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने वापसी करते हुए गोल दागे और मैच को ड्रॉ कराया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 29वें रामजस बास्केटबॉल चैंपियंस लीग 2025 के विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। रामजस फाउंडेशन द्वारा आयोजित बास्केटबॉल लीग में दिल्ली एनसीआर के 103 स्कूलों के करीब 1000 से ज्यादा बच्चों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा जो है वो देखने को मिली। स्कूल ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये प्रतियोगिता स्कूली स्तर पर खेलों में बढ़ रही भागीदारी को दर्शाती है, जो 2047 के विकसित भारत के सपने को बल देती है। हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2036 में देश में ओलंपिक होस्ट करना है और 2047 में हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। और उसके साथ देश को लक्ष्य भी दिया है कि 2036 में हमें मेडल टैली में देश को दुनिया में 1 से 10 क्रम में ले जाना है। और जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें मेडल टैली में दुनिया में 1 से 5 क्रम में आना है। रामजस बास्केटबॉल चैंपियंस लीग 2025 के सफल आयोजन पर रामजस स्कूल की प्रधानाचार्य ऋचा शर्मा ने कहा कि उनकी कोशिश छात्रों में फिटनेस और उनके बीच खेल की भावना को बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन था कि हमारा फिट इंडिया होना चाहिए और हमारे बच्चे जो है वो आगे जाकर के ओलंपिक्स तक पहुंचे। उसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है, कैच देम यंग। जब आप बच्चों को नीचे से शुरुआत करेंगे तब वो आगे जाकर के वो जो है वो तैयार हो जाएंगे ओलंपिक्स पे। हमारा ये संकल्प है कि खाली पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई और खेल दोनों, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, रेजिलियंस, टीम वर्क, कंपैशन, पार्टिसिपेशन, ये हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, यही हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं और यही हम यहाँ इस प्रांगण में दिखा रहे हैं इस खेल के जरिए। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां भारतीय फुटबॉल के AFC एशियन कप 2027 में खेलने का सपना जो है वो टूट गया है। मंगलवार को गोवा में खेले गए एक अहम मुकाबले में भारत को सिंगापुर से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। मैच की शुरुआत भारत के लिए अच्छी रही। 14वें मिनट में लालियानुला झांगटे ने शानदार लॉन्ग रेंज शॉट से गोल कर भारत को बढ़त दिला दी थी। पहले हाफ का खेल खत्म होने से ठीक पहले सिंगापुर ने बराबरी का गोल दागा, जिसके बाद 58वें मिनट में एक बार फिर से सिंगापुर की ओर से गोल देखने को मिला और ये मुकाबला जो है वो सिंगापुर की टीम ने अपने नाम कर लिया। फीफा रैंकिंग की बात करें तो भारत की टीम 134वें स्थान पर है, जबकि सिंगापुर की टीम 158वें नंबर पर है। और वहीं अगर विश्व फुटबॉल की बात करें तो 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले में भारत मंगलवार को पुर्तगाल और हंगरी के बीच मुकाबला जो था वो 2-2 से ड्रॉ रहा। बड़ी बात यह रही कि पुर्तगाल की ओर से दोनों गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए। हालांकि रोनाल्डो की ये मेहनत बेकार गई और हंगरी की टीम ने भी 2 गोल दागकर मुकाबले को 2-2 की बराबरी पर खत्म किया। पुर्तगाल अगर इस मुकाबले को जीत जाती तो अगले साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाती। वैसे पुर्तगाल के लिए अब विश्व कप क्वालिफाई करने का अगला मौका 13 नवंबर को रहेगा, जब टीम आयरलैंड से भिड़ेगी।
भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर, जिन्होंने देश में आयोजित हुई इंडिया ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, का मानना है कि देश में गोल्फ के खेल की तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसके साथ ही दीक्षा ने कहा कि वो एशियन गेम्स और ओलंपिक से देश को गोल्फ से पदक दिलाने के काम को एक जिम्मेदारी के तौर पर ले रही हैं। दीक्षा से खास बात की डीडी न्यूज की टीम ने। इंडिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में भारतीय महिला गोल्फरों ने अच्छा प्रदर्शन किया और इस वक्त हमारे साथ दीक्षा डागर हैं। दीक्षा, अपने प्रदर्शन को किस तरह से देखती हैं यहाँ पर, और एक ओवरऑल अगर तस्वीर देखी जाए इस इंडिया ओपन में इंडियन वुमेन गोल्फर्स की, तो उसको किस तरह से आप एक रेखांकित करेंगी? यहाँ पे जो टूर्नामेंट हुआ है कि यहाँ पे इंडियंस बहुत अच्छा कर रही हैं और गोल्फ कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है और काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी लड़कियाँ टॉप 10 में भी आई हैं। सो इट इज़ वेरी गुड टू सी दैट हियर इंडियन गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल। पूरे टूर्नामेंट का अगर एक चैलेंज अगर देखा जाए तो उस चैलेंज पर कितना एक ओवरऑल किस तरह से इंडियन जो अपने वुमेन गोल्फर्स हैं वो अपने को खरा उतार पाई हैं? यहाँ पे तो अभी आजकल लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही है। लाइक अगर आप 2 इयर्स पहले देखोगे तो फिर कोई भी इंडियन गोल्फ में इतना टफ कंपटीशन भी नहीं था। सो नाउ अभी आजकल लड़कियाँ इंटरनेशनल टूर पे भी अच्छा कर रही है और लेटेस्ट यूरोपियन टूर पे भी 5-6 गर्ल्स भी खेल रही है टूर्नामेंट, तो बहुत अच्छा प्रोग्रेसिंग हो रहा है। यहाँ के गोल्फ कोर्स को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स बहुत ईजी नहीं होता खेलना यहाँ पे ये ऐसा गोल्फ कोर्स है, सबसे मुश्किल गोल्फ कोर्स है और यहाँ पे हर होल काफ़ी चैलेंजिंग है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाहर खिलाड़ियों के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग है और ये गोल्फ काफ़ी यूनिक है बाहर से भी। देश में जब गोल्फ की बात होती है और इस खेल को लेकर के कितना बदलाव जो है वो आप पाते हैं? जब आप कुछ साल पहले देखोगे तो लड़कियाँ बहुत कम खेलती थी। अभी क्या है, मीडिया की वजह से और सोशल मीडिया और गोल्फ की वजह से, जैसे हमारे जैसे हम गोल्फ खेल रहे हैं तो लड़कियां आजकल अच्छा खेल रही है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, जूनियर्स, और प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं, प्रोफेशनल्स को भी खेलते हुए भी देखते हैं, तो छोटी लड़कियों को भी मोटिवेशन मिलता है और वो सोचती है आके और प्रोग्रेस करने के लिए भी सोचती है। आप क्योंकि एक बड़ी खिलाड़ी हैं गोल्फ की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नज़रें जो हैं वो एशियन गेम्स में भी रहती है और कहीं ना कहीं उम्मीदें ये रहती हैं कि ओलंपिक से भी हमें मेडल आए, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी अंदर ही अंदर आपकी चल रही है? अगले साल एशियन गेम्स हो रहे हैं, मेरी यही तैयारी है कि मैं अपने फिटनेस के ऊपर वर्क करूं और टूर्नामेंट बस खेलती रहूं और जो भी मेरे अंदर जो कमी है उसके ऊपर भी वर्क करूंगी। तो ये है दीक्षा डागर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनका लक्ष्य जो है वो एशियन गेम्स और ओलंपिक में मेडल को जीत करके लाना है। इसके साथ ही साथ वो ये कहती हैं कि ज़मीनी स्तर पर इस खेल की देश में तस्वीर जो है वो व्यापक तौर पर बदलाव उसमें देखने को मिला है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, गुरुग्राम। तो ममता, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपने देखा। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव खेल खबरों के लिए। और अब बात सोने चांदी की भी कर लेते हैं। धनतेरस और दिवाली का सीजन है और इसके बीच जोरदार मांग है और इस मांग के बीच ही सोने की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमतें 1,27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई हैं। वैश्विक व्यापारिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। चांदी 0.18% बढ़कर 1,59,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला और कारोबार के दौरान 1,61,000 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस वर्ष अब तक सोने की कीमतों में लगभग 55% की वृद्धि हुई है, तो वहीं सोने चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हाई रिकॉर्ड बना रही हैं। सोना $4,179 प्रति औंस तक, तो वहीं चांदी भी $53.54 के रिकॉर्ड हाई स्तर तक पहुंच गई। हालांकि बाद में दामों में मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है।
और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबरों पर हम लगातार रख रहे हैं नजर, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। दिन भर की भाग दौड़